हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हमको इंग्लिश लिखने या बोलने में जो दिक्कत होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता नहीं होना। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का पता नहीं होना। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस क्या होते हैं? एक सेंटेंस में मान लेते हैं सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। इनमें से किस वर्ड को कहाँ पर रखना चाहिए? सब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, एडजेक्टिव कहाँ होना चाहिए, एडवर्ब कहाँ होना चाहिए। अगर ये हमको पता रहे, इसके रूल्स हमको पता चल जाए तो हमारे लिए सेंटेंस बनाना कितना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस में क्या होता है। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक क्लास है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर पहले हमको बेसिक्स अपने मजबूत करने चाहिए। अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो उस पर अच्छा मकान कैसे बन सकता है। इसीलिए ये बहुत ही बेसिक क्लास के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपको एंड तक हर बात को ठीक से समझना चाहिए और एंड तक वीडियो को देखना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए। आज जो वर्ड्स दोस्तों हम कवर करेंगे वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इन चारों को हम कवर करेंगे क्योंकि ये चारों बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत ही बेसिक शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में होते ही होते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनको सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में कहाँ होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ यूजुअली बिफोर द वर्ब, इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है अक्सर ही। यूजुअली का मतलब है अक्सर, यानी 99% केसेस में सब्जेक्ट वर्ब के पहले आएगा। 1% में सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, वो हम किसी और क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हमको जो बेसिक बात है वो सीखनी है, 99% वाली। तो सब्जेक्ट दोस्तों एक सेंटेंस में वर्ब के पहले आता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने, मनीष मेट मी, मनीष मुझसे मिला, ऐसा कोई बता रहा है। इस सेंटेंस में दोस्तों मनीष ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में जिस वर्ड के बारे में कुछ बताया जा रहा हो वही सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में मनीष के बारे में बताया जा रहा है कि मनीष मुझसे मिला, इसलिए से मनीष सब्जेक्ट है। नहीं तो जो सेंटेंस में आपको काम करता हुआ दिखाई पड़े जो वर्ड, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट को पहचानने के 2-3 तरीके हैं। तो मनीष मेट मी, इसमें मेट वर्ब है, मीट का मतलब है मिलना, और उसका सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ यहाँ पर पास्ट टेंस, मुझसे मिला, मनीष मेट मी। तो मेट वर्ब है, उसके पहले हमने सब्जेक्ट को रखा। तो जनरली यूजुअली हमको सब्जेक्ट हमेशा ही वर्ब के पहले रखना चाहिए। इस बात को अगर हम याद रख लें तो हमसे गलतियाँ होना बहुत ही कम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ सेंटेंस में आना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का असर पड़ता हो। उस सेंटेंस में जो भी वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, क्रिया है, उसका असर जिस पर पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है। जो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो, जो एक्शन को रिसीव करे, वही ऑब्जेक्ट होता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है दोस्तों सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट यूजुअली आफ्टर द वर्ब। तो एन ऑब्जेक्ट कम्स यूजुअली आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा जा रहा है, एक एग्जाम्पल है, पंकज बॉट अ बुक। पंकज ने एक किताब खरीदी। इसमें बॉट, बाय का मतलब होता है खरीदना, उसका सेकंड फॉर्म है बॉट, और बुक ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन का असर बुक पर पड़ रहा है। तो ये जो वर्ब है इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो सब्जेक्ट वर्ब के पहले हमको रखना है, ऑब्जेक्ट हमको वर्ब के बाद रखना है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है दोस्तों, जो चीज़ हमको सीखनी वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अभी तो हमने एक ऑब्जेक्ट देखा, बुक, लेकिन कई बार इस सेंटेंस में पंकज बॉट अ बुक में एक ही ऑब्जेक्ट है, बुक, लेकिन कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो जनरली एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर क्रिया का इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष असर पड़ता हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रत्यक्ष असर यानी डायरेक्ट असर पड़ता हो। ऐसे समझ में नहीं आया? मैं आपको एक तरीका बताया था। अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं और आपको पहचानना है कि कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक लिविंग बीइंग यानी जीवित प्राणी होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग होता है। इस बात को अगर आप याद रख लें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये हम सीखेंगे कि अगर एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो किस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। तो अगर ऐसा हो तो हमको द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा है द इनडायरेक्ट प्रीसीड्स द डायरेक्ट,
जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। तो अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट है एक डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। कैसे? वही आइडियल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। वैसे तो आप बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन पहले रखना ही सही होता है। जैसे यहाँ एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ कहा गया ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इसमें गेव वर्ब है, इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट है। इसमें मी जो है वो एक जीवित प्राणी है, कोई अपने लिए कह रहा है ही गेव मी अ पेन। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही गेव अ पेन टू मी, वैसे भी बोलते हैं। बट अगर आप एक आइडियल सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे लिखना ज़्यादा सही होता है। एक्चुअली जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, अगर जैसे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, अगर आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव में। लेकिन उसमें भी आइडियल स्ट्रक्चर ये होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको अपना सब्जेक्ट पैसिव में बनाना चाहिए। उस सेंटेंस को ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। ये ग्रामर की थोड़ी डीप लेवल की बातें हैं जो कि हमको सीखनी चाहिए, इस जिससे कि हम अच्छे लेवल की इंग्लिश बोल सकें। तो दोस्तों आप समझ गए, अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा, तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं अगले रूल पर। अगला रूल ये है दोस्तों कि अगर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव है, अच्छा दोस्तों एडजेक्टिव को आप एक अलग अगर कैटेगरी में बांटना चाहें तो एडजेक्टिव्स की भी कई कैटेगरीज होते हैं। जैसे वर्ब्स की कैटेगरीज होती हैं, नाउन्स की कैटेगरीज होती हैं, प्रोनाउंस की कैटेगरीज होती हैं, वैसे ही एडजेक्टिव्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो एक कैटेगरी है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है, ये जो नाउन के पहले आ जाए उसी को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वही बात मैंने लिखी है यहाँ पर, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन। तो अगर आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना है और अगर वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसकी तरह यूज़ कर रहे हैं आप उसको, तो आपको उसको नाउन के पहले रखना चाहिए। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे राधिका इज़ अ लवली गर्ल, इसमें गर्ल एक नाउन है और ये जो वर्ड है लवली ये एक एडजेक्टिव है जो इस वर्ड को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ गर्ल के पहले लवली आया, इसीलिए ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जो नाउन के पहले आ जाए वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हमको हमेशा नाउन के पहले रखना है, बस इस बात को याद रखना है। दूसरा है दोस्तों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जो प्रेडिकेट की तरह इस्तेमाल हो। एक सेंटेंस के दो हिस्से हो सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। तो जो सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव यूज़ हो, आप समझ गए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों नाम है इसका। तो जो सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में नाउन है जिसको वो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद जो वर्ब है, उसके बाद जब आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहना चाहिए। इसीलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है वो इट कम्स आफ्टर द नाउन। और यहाँ ब्रैकेट में मैंने वर्ब भी लिख दिया है क्योंकि सिर्फ नाउन ही नहीं, वर्ब के भी बाद वो एडजेक्टिव सेंटेंस में आना चाहिए। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है द चाइल्ड इज़ अस्लीप, यहाँ चाइल्ड नाउन है, उसकी विशेषता ये वर्ड बता रहा है अस्लीप, इसलिए एक एडजेक्टिव है और बीच में वर्ब है। तो ये नाउन साथ में वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव आया। तो अच्छा, बहुत ऐसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं जिनको आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब ये तो थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए, पढ़ाई करने वाली बात है, ये भी हम किसी क्लास में सीखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की एक क्लास अलग से दे दूंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं एक वीडियो आपको उस पर बना करके दे दूंगा। तो दोस्तों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये हमेशा नाउन और वर्ब के बाद आते हैं, ये हमको याद रखना है। तो अच्छा, ये जो वर्ब होते हैं दोस्तों, जिन वर्ब्स के बाद ये एडजेक्टिव आते हैं वो वर्ब्स बहुत सारे वर्ब्स नहीं हैं। तो हमको ये सीखना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि किन वर्ब्स के बाद आते हैं। तो जनरली जिन वर्ब्स के बाद वो आते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, वो हैं बी के 5 रूप होते हैं, प्रेजेंट में 3 रूप हैं, इज एम आर या एम इज आर, जैसे भी आप बोल लें। और पास्ट में इसके 2 रूप हैं, वॉज वर। तो या तो इनके बाद वो आएगा एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, या बिकम के बाद आएगा, ग्रो के बाद आएगा। कैसे, ही बिकेम रेस्टिव, वो बड़ा बेचैन हो गया, या शी ग्रू स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी मजबूत हो गई, या ही लुक्ड हैप्पी, वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, या शी सीम्ड बोर्ड, वो बहुत ही बोर नज़र आ रही थी, जैसे काफ़ी बोर हो गई हो। आपने देखा कैसे यूज़ हुआ, हर
ये जितने एडजेक्टिव्स मैंने यूज़ किए सारे इन वर्ब्स के बाद यूज़ किए। तो नाउन के बाद यानी कि नाउन के साथ वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव्स यूज़ हों उन्हीं को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और उनको हमेशा आपको बाद में रखना है। तो इस प्रकार से हमको सेंटेंस में एक ऑर्डर को एक सेंटेंस में वर्ड्स को इसी ऑर्डर में हमको रखना है, सेट करना है। उसके बाद दोस्तों एडवर्ब। एडवर्ब कहाँ आना चाहिए? एडवर्ब जो है दोस्तों ये जिस भी वर्ड को क्वालिफाई कर रहा हो। एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है दोस्तों? एडजेक्टिव दोस्तों एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और एक एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है? एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को और एक दूसरे एडवर्ब को भी एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब बड़ा ही पावरफुल वर्ड है इंग्लिश में। एडवर्ब्स आपको डिटेल में सीखना चाहिए। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एडवर्ब्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको वो सारे वीडियोस एक एक करके देखने चाहिए और आपको एडवर्ब्स बहुत डिटेल में सीखना चाहिए। एक कहावत अंग्रेजी में कि जिसने एडवर्ब्स को अच्छी तरह से सीख लिया उसको अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पावरफुल इंग्लिश बोलनी है तो एडवर्ब्स के बारे में ज़रूर पता रहना चाहिए। तो दोस्तों एडवर्ब जो है वो इट इज़ प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड इट क्वालिफाइज, यानी जिस भी शब्द की विशेषता को एडवर्ब बताता है उसके बिल्कुल पास एडवर्ब को हमको रखना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही लाफ्स लाउडली, वो ऊंची आवाज़ में ज़ोर से हंसता है। तो लाफ एक वर्ब है जिसको लाउडली क्वालिफाई कर रहा है। लाउडली एक एडवर्ब है तो लाफ को क्वालिफाई कर रहा है तो इसको बिल्कुल साथ लाउडली का इस्तेमाल हुआ। तो लाउडली यहाँ पर एक एडवर्ब है जो लाफ के बिल्कुल पास है, बिल्कुल क्लोज है। वैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल शी ड्राइव्स फास्ट, वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाती है, जो भी चीज़ जिस भी गाड़ी को चलाती हो। तो ड्राइव यहाँ पर वर्ब है जिसको फास्ट क्वालिफाई कर रहा है। तो इसीलिए आपने देखा दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो एडवर्ब जिस भी वर्ड को क्वालिफाई कर रहा हो उसके बिल्कुल पास उसको होना चाहिए, ये हमको याद रखना है। अच्छा दोस्तों ये तो मैंने सारे आपको बता दिए। इसमें एक एडवांस लेवल भी हो सकता है इस क्लास में। जैसे कोई नाउन क्लॉज है तो वो कहाँ होगा, सेंटेंस में कहाँ रखना चाहिए। अगर कोई प्रेपोजिशनल क्लॉज है, एडवर्ब का क्लॉज है तो उसको कहाँ रखना चाहिए, ये हम किसी और क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें सीख के खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उनको लिखना और उनको बोलने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ मिलकर के साथ में सीखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों को उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।